हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके ऑल थ्योरी को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में बन रही है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। सभी पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो सभी देख लीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्याकरण को अच्छे से कवर किए थे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हम लोग फुल देखेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का ही नाम है क्या, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले क्या करते हैं तो राष्ट्रवाद को समझते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। अगर राष्ट्रवाद का परिभाषा आप एक शब्द में देना चाहते हैं तो सीधे सीधे कहेंगे कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही क्या कहते हैं तो राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन एक इसका प्रॉपर परिभाषा होता है, वो लिखेंगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, लिखेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है। राष्ट्रवाद क्या करता है तो एकता का वाहक बनता है। किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है राष्ट्रवाद। तो ये हम लोग राष्ट्रवाद को समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के सहायक तत्व। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का सहायक तत्व। राष्ट्रवाद का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था तो यूरोप में हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था, उसका सहायक तत्व क्या था, उसके बारे में जानिए। देखिए, पहला है कि पूर्ण जागरण काल के स्वरूप। पूर्ण जागरण काल के स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। और दूसरा क्या था, दूसरा था 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श। क्या हुआ कि जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो वो यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद का विकास करने में एक आदर्श के रूप में उपस्थित हुआ। और तीसरा है नेपोलियन के सैन्य अभियान। नेपोलियन क्या था कि सभी देशों में अपना सैन्य अभियान चलाता था। उससे क्या हुआ तो राष्ट्रवाद और भी प्रभावित हुआ। और चौथा है मेटरनी का प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनी क्या था तो एक प्रतिक्रियावादी था। उसका जो प्रतिक्रियावादी नीति था वो क्या किया तो राष्ट्रवाद के विकास में और भी सहायता प्रदान किया। तो ये हम लोग समझ गए 4 टॉपिक जो क्या था तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व बना। अब चलिए आगे देखते हैं नेपोलियन युग के बारे में। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नेपोलियन युग। नेपोलियन युग कब से कब था तो 1804 से लेकर 1815 तक क्या था तो नेपोलियन युग था। नेपोलियन युग कब से कब था तो 1804 से 1815 तक नेपोलियन युग था। देखिए, नेपोलियन युग बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है। 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है नेपोलियन युग के बारे में वर्णन करें या मेटरनिक युग के बारे में वर्णन करें। तो नेपोलियन युग के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना तो 1804 में। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेपोलियन कब बना फ्रांस का सम्राट तो 1804 में क्या हुआ तो फ्रांस का सम्राट बना। फिर देखिए 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। देखिए, यह प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया था तो 1804 में। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। फिर देखिए 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध में हार गया। क्या किया कि जब 1815 में नेपोलियन वाटरलू का युद्ध लड़ा तो उसमें क्या गया, हार गया। तब मित्र राष्ट्रों ने, यानी जो यूरोप के मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र के बारे में भी अब आप लोगों को बताएंगे हम। देखिए, मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, नेपोलियन को कैद कर लिया। कैद करके और सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया। जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में हार गया तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर लिया और सेंट हेलेना नामक टापू पर लेकर छोड़ दिया। और वहाँ पर 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। नेपोलियन का मृत्यु हुआ था तो 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है कि वाटरलू का युद्ध। देखिए, वाटरलू का युद्ध है यहाँ पर। देखिए, वाटरलू का युद्ध हो गया। एक तरफ कौन लड़ रहा था तो फ्रांस की ओर से कौन था, नेपोलियन। फ्रांस की ओर से नेपोलियन लड़ रहा था। और दूसरे ओर क्या था तो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था तो देखिए, रूस भी शामिल था, इंग्लैंड भी शामिल था और पारसा भी शामिल था और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। तो ये 4 देश जो मित्र राष्ट्र हैं एक साइड थे और फ्रांस एक साइड था। अकेले इन चारों से यह लड़ रहा था। तो जाहिर सा बात है फ्रांस हार गया और नेपोलियन को कैद कर लिया ये मित्र राष्ट्रों ने और लाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर धर दिए। और वहाँ पर 1821 ईस्वी में क्या हुआ तो नेपोलियन का मृत्यु हो गया। तो ये हम लोग नेपोलियन युग के बारे में समझ गए। नेपोलियन युग के बारे में क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आप लोगों से तो यही सब आप लोग लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर
मोस्ट भी वही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मेटरनिक युग का वर्णन करें या मेटरनिक युग के बारे में लिखें। देखिए मेटरनिक युग कब से कब था, तो 1815 से लेकर 1848 तक क्या था, मेटरनिक युग था। मेटरनिक युग के बारे में भी जान लेते। देखिए यूरोप के विजय शक्तियों, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की जो विजय शक्तियाँ थी, नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी, 1815 में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। एक सम्मेलन बुलाया जाता है कहाँ पर, तो देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बनाया जाता है 1815 में, जिसमें वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया, तो वियना सम्मेलन का नाम दिया गया। देखिए वियना सम्मेलन की अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक कर रहा था। और वियना सम्मेलन जब बुलाया गया तो उसका चांसलर कौन था, यानी अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक था, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष। देखिए और भी इसमें मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था, मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना, यानी गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापित करना। मेटरनिक का क्या चाहता था कि वह राजतंत्र का पुनः स्थापित करे और लोकतंत्र को हटाना चाहता था। तो यह क्या था, तो मेटरनिक का उद्देश्य था, वह राजतंत्र को समर्थन करता था। ये हम लोग समझ गए। उसके बाद देखते हैं कि वियना सम्मेलन क्या है। वियना सम्मेलन हुआ 1815 में। वियना में क्या हुआ था, 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। लेकिन उसका उपलब्धियाँ क्या था, मित्र राष्ट्रों को उस सम्मेलन से लाभ क्या हुआ, यानी मित्र राष्ट्र में जो फ्रांस नहीं था, फ्रांस तो अलग था, रूस, इंग्लैंड और जो पारसा ऑस्ट्रिया थे, उनको लाभ क्या हुआ इस सम्मेलन से, यानी वियना सम्मेलन से। वो भी देख लेते हैं। देखिए जो लाभ हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उन चारों मित्र राष्ट्रों ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया। इटली को क्या किया गया, तो कई राज्यों में विभक्त कर दिया गया अपना राज्य रखने के लिए। और देखिए सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। क्या किया गया, जो सिसिली और नेपल्स दो राज्य प्रदेश थे, सिसिली और नेपल्स, उसे क्या किया गया, तो बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। बुर्बो राजवंश को दे दिया गया। और जो बुर्बो राजवंश था वो क्या था, तो एक राजशाही था। फिर समझते आगे, रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों को पोप को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या गया, पोप को दे दिया गया। ये पोप का अर्थ क्या होता है, पोप जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं इसीलिए पोप होते हैं, चर्च में होते हैं, वही इस चर्च में जो लोग रहते हैं उसे हम लोग पोप कहते हैं। ये हम लोग समझ गए। देखिए आगे देखते हैं, लोम्बार्डिया और वेनेसिया जो दो प्रदेश थे, लोम्बार्डिया और वेनेसिया जो दो प्रदेश थे, ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व में कायम रहे, यानी इन दो प्रदेशों पर ऑस्ट्रिया का राज्य रहा। आगे देखते हैं इस सम्मेलन से क्या क्या हुआ। देखिए इस सम्मेलन से हुआ कि पारसा, मोडान और टस्कनी, पारसा, मोडान, टस्कनी जो ये तीन प्रदेश थे। देखिए ये तीन प्रदेश प्रांत हैसबर्ग राजवंश का दे दिया गया, हैसबर्ग राजवंश को दे दिया गया ये तीन प्रदेश। फिर देखिए जेनेवा और पिंडमाउंट, ये सब राज्य हैं। देखिए जेनेवा और पिंडमाउंट का राज्य सम्मिलित कर दिया गया। जेनेवा और पिंडमाउंट के राज्य को भी सम्मिलित अपने में कर लिया गया। और सबसे मोस्ट पॉइंट यह है कि जर्मनी को 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हुआ। जर्मनी को क्या किया गया कि 39 रियासत में बांट दिया गया, और उन 39 रियासतों पर ऑस्ट्रिया का क्या था, तो अधिकार था। और हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं हो, और हर संभव यह प्रयास किया गया कि जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना न जागे, वो अपने आप को आज़ाद होने के बारे में नहीं सोचें। हर वक्त क्या किया गया, तो यही प्रयास किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा बुर्बो राजवंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए बुर्बो राजवंश के बारे के इतिहास को हम लोग देख लेते हैं। उसके देखिए बुर्बो राजवंश में सबसे पहले कौन था, तो लुई 16वां था। लुई 16वां का शासन कब से कब था, देखिए 1643 से लेकर 1715 तक क्या था, तो लुई 16वां का शासन था। उसके बाद आया लुई 15वां। लुई 15वां कब था, तो 17 से लेकर 15 तक, 17 से लेकर 15 तक, और 1774 तक क्या था, तो लुई 15वां शासन किया। उसके बाद क्या है, तो लुई 16वां आया। लुई 16वें के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, यानी लुई 16वां जिस वक्त था उसी वक्त 1789 क्रांति हुआ था। देखिए वो कब से कब तक राज किया, 1774 से लेकर 1787 तक, 89 तक राज किया। 74 से लेकर 89 तक राज किया लुई 16वां। उसके बाद कौन आया, तो लुई 18वां आया। लुई 18वां आया कब से कब तक, 1815 से लेकर 1824 तक क्या किया, राज किया। उसके बाद आया चार्ल्स एक्स कौन था, तो लुई 16वां का चचेरा बेटा था। लुई 16वां का चचेरा बेटा था।
वह कब से कब राज किया? तो 1824 से लेकर 30 तक राज किया। उसके बाद कौन आया? तो लुई फिलिप आया, ऑरलेंस वंश का, ये अलग वंश का था, बुर्बोन राजवंश का नहीं था। वह 30 से लेकर 48 तक राज किया। तब उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस में राष्ट्रवाद की जीत हुई और लोकतंत्र स्थापित हुआ। देखिए हम लोग समझते हैं अब 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसके कारण को समझते हैं। देखिए कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन एक दो को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यह 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। देखिए समझते हैं हम लोग। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण सबसे पहला है कि समाज 3 वर्गों में विभाजित था। क्या था? तो समाज जो था, फ्रांस के समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 3 वर्गों में विभाजित था, और उन 3 वर्गों में काफ़ी असमानताएं भी थी। देखिए वो 3 वर्ग कौन कौन था? तो पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग था। एक वर्ग पादरी था, एक वर्ग था कुलीन, और एक वर्ग क्या था? तो निम्न वर्ग था। और इन 3 वर्गों में काफ़ी क्या थी? तो असमानताएं थी। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। फिर क्या था? दूसरा कारण क्या था कि फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। वो जनता के दुख दर्द को नहीं समझता था। लुई 16वां जो था क्या था? तो एक निरंकुश शासक था। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। और क्या हुआ था कि फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। लोगों पर टैक्स अधिक वसूली की जा रही थी। ये इससे भी क्या हुआ है? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बीज बो गए। तो ये सब क्या था? तो कारण था 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के। चलिए आगे देखते हैं, उसका परिणाम भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ 1789 क्रांति के बाद? देखिए लुई 16वां को राजशाही का अंत हुआ, यानी लुई 16वां राजा के पद से हट गया और जनतंत्र का स्थापना हुआ, अर्थात लोकतंत्र का स्थापना हुआ। क्या हुआ? फ्रांस में लोकतंत्र का स्थापना हुआ नेपोलियन के नेतृत्व में। देखिए और यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, और यूरोप के जितने भी छोटे बड़े देश थे उनमें क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। उन दो देशों ने भी सोचने लगा कि अगर फ्रांस आज़ाद हो सकता है अपने राजशाही से, तो हम भी आज़ाद हो सकते हैं। देखिए ये हम लोग 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम और कारण दोनों को समझ लिए। अब उसके बाद क्या हुआ था? तो फ्रांस में 3 क्रांति हुआ था। देखिए ये आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस में 3 क्रांति हुआ था। एक 1700, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक 1789 में हुआ था, और एक हुआ था 1830 में, और एक हुआ था 1848 में। ये 3 क्रांति इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, लेकिन आप लोग तीनों के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए हम लोग 1789 फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ लिए, और 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखिए क्या था? सबसे पहले मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति। क्या था? मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति यह हर क्रांति में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। जितना मेटरनिक अत्याचार करता था लोगों में, उतना ही राष्ट्रवाद बढ़ता था। देखिए उसके बाद क्या था? चार्ल्स एक्स का निरंकुश शासक। 1830 के क्रांति के बाद, क्रांति के समय कौन शासक था? तो चार्ल्स एक्स था। वो अभी एक निरंकुश शासक था, और उसके निरंकुशता से क्या हुआ? तो लोगों में राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ। देखिए उसके बाद क्या है कि चार्ल्स एक्स का द्वारा जनता का जनतंत्रवादी भावना को दबाना। चार्ल्स एक्स जो क्या करता था कि वो लोगों में जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाता था, जिससे लोग और भी उजागर होते थे और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक होते थे। देखिए फिर है कि उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्गों का व्यवस्था का विरोध करना, यानी उदारवादी जो लोग थे वो अभिजात वर्ग का क्या करते थे? व्यवस्था का विरोध करते थे। कि इसको आप लोग पॉइंट में कैसे लिखेंगे? अगर आ जाएगा कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के का वर्णन करें तो आप लोग कैसे लिखेंगे? देखिए वो तो था पॉइंट में, और इसको देखिए आप लोग थ्योरी के रूप में लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। पीडीएफ के वक्त ये सब आप लोगों को 3D में करके दिया जाएगा, कंप्यूटर से लैपटॉप से टाइप करके आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए 1730 का फ्रांसीसी क्रांति के कारण के समय चार्ल्स एक क्या था? तो फ्रांस का शासक था। 1730 के फ्रांसीसी क्रांति के समय चार्ल्स एक क्या था? तो फ्रांस का राजा था। देखिए वो अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को बनाना चाहता था। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहता था? तो पोलिग्नेक को बनाना चाहता था। चार्ल्स एक्स जो समान नागरिक संहिता लागू किया था, चार्ल्स एक्स क्या किया था? समान नागरिक संहिता लागू किया था, जिसमें सभी नागरिकों को, यानी फ्रांस के सभी नागरिकों को एक समान देखा जाता था। और पोलिग्नेक जो बना, प्रधानमंत्री जब पोलिग्नेक बना तो उसे खत्म कर दिया। पोलिग्नेक ने क्या किया? तो खत्म कर दिया, जिसे सभी नागरिकों को एक समान रूप से देखा जाता था। उस संहिता को क्या किया? तो पोलिग्नेक ने खत्म कर देता है। पोलिग्नेक अभिजात वर्गों को बड़े बड़े लोगों का साथ देता है। क्या करता है जो पोलिग्नेक है? वो छोटे छोटे लोगों को इग्नोर कर लगता है, और बड़े बड़े लोगों को क्या करता है? तो साथ देता है।
बड़े बड़े लोगों का साथ देने लगता है, जिसके कारण जनता क्या हुई तो आकर्षित हो गई। जिसके कारण क्या हुई तो जनता आकर्षित हो गई और जनता को दबाने के लिए जनता आकर्षक हो गई यानी आकर्षित हो गई और क्या किया तो जनता में क्या हुआ तो गुस्सा हो गया और गुस्से के कारण क्या हुआ तो वो आंदोलन पर उतर रहे हैं। तो जब आंदोलन पर उतर रहे हैं लेकिन 4 जनवरी 1830 को पोलिग्नेक ने 4 नया कानून ला दिया। जब जनता आंदोलन करने लगा तो पोलिग्नेक ने किया कि 4 नया कानून ला दिया। वो चारों कानून क्या क्या है देख लेते, देखिए। 4 कानून है, देखिए। प्राधीनता सभा को भंग कर दिए, जो प्राधीनता सभा था उसे भंग कर दिया गया, देखिए। और समिति के बैठक को समय को कम कर दिए, जो समिति के बैठक हो रहा था उसके समय को कम कर दिए। प्रेस पर रोक लगा दिए, देखिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है। जो प्रेस होता था प्रेस पर रोक लगा दिए, देखिए। और वोट देने का अधिकार केवल बड़े और पैसे वाले लोगों को दिया। क्या किया? वोट देने का अधिकार जो केवल बड़े और पैसे वाले लोगों को ही दिया, गरीबों और निम्न वर्गों से छीन लिया। केवल वोट कौन कौन लोग दे सकते थे? बड़े लोग दे सकते हैं, जिसके पास पैसा है वही दे सकता है। गरीबों और निम्न वर्ग लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार छीन लेता है। ये हम लोग क्या किया 1830 के कारण को पढ़ लिए, क्रांति के। और इसके परिणाम को भी देख लेते हैं, देखिए। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? देखिए, चार्ल्स एक्स की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। क्या हुआ कि चार्ल्स एक्स गद्दी को छोड़ दिया और इंग्लैंड भाग गया, देखिए। उसके बाद फ्रांस में बूर्बो राजवंश का अंत हुआ। क्या हुआ कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश का अंत हो गया और ऑर्लियंस वंश का लुई फिलिप क्या बना? शासक बना। एक नया शासक आया जो ऑर्लियंस वंश का क्या था तो लुई फिलिप था। उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र के स्थापित हुआ। 1830 ईस्वी क्या हुआ तो राजतंत्र का स्थापना हुआ जो संवैधानिक राजतंत्र था। उसके बाद क्या हुआ? मेटरनी की व्यवस्था को चुनौती दिया गया, यानी मेटरनी की जो व्यवस्था था उसे चुनौती दिया गया। ये हम लोग समझ गए। 1830 की क्रांति के बारे में हम लोग सभी लोग समझ गए, सब कुछ समझ गए, देखिए। 1830 के परिणाम कारण क्या हुआ सब हम लोग समझ गए। 1830 में क्या था तो पोलिग्नेक प्रधानमंत्री था और शासक कौन था तो चार्ल्स एक्स था। 1848 के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 1848 की क्रांति जो हुआ था फ्रांस में, उसको थोड़ा एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, देखिए। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम सबसे पहले समझते हैं। परिणाम नहीं है, कारण होना चाहिए। कारण क्या था वो हम लोग सबसे पहले समझ लेते, देखिए। लुई फिलिप का कमजोर नीति। लुई फिलिप जो था वो शासक था 1830 के क्रांति के समय। उसका क्या था तो नीति जो था कमजोर था, उसका कमजोर नीति था। उसके बाद क्या है कि लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी नीति गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। लुई फिलिप क्या करता है तो अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है, जो क्या था एक प्रतिक्रियावादी शख्स था, यानी वो अभी प्रतिक्रियावादी था, बड़े बड़े लोगों का साथ देता था। उसके बाद क्या है कि वैधानिक और संवैधानिक का आर्थिक किसी प्रकार का सुधार का कार्य नहीं करना। देखिए, वैधानिक या संवैधानिक, देखिए वह किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करता था, सुधारे का कार्य नहीं करता था समाज में। यह क्या थी तो उसकी एक कमजोरी थी। उसके बाद देखिए असफल विदेश नीति। विदेश नीति भी क्या थी तो असफल थी, यानी जो देश विदेश से विदेश नीति बनाया जाता है वो भी क्या थी तो असफल थी। पूंजीपति वर्गों का साथ रखना, वो भी क्या करता था अपने साथ पूंजीपति वर्गों को ही केवल साथ रख रहा था। बेरोजगारी और भूखमरी समाज में क्या हुआ, यानी जब चार्ल्स एक्स था फ्रांस में तो फ्रांस में क्या हुआ जब लुई फिलिप था 1848 ईस्वी में तो क्या हुआ बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पर आ गई, यानी बहुत बढ़ गई। देखिए इसको थ्योरी के रूप में हम इस तरह लिखेंगे, थ्योरी के रूप में हम लोग इस तरह लिखेंगे, देखिए। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय ऑर्लियंस वंश का लुई फिलिप क्या था तो राजा था। ऑर्लियंस वंश का लुई फिलिप राजा था। यह अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। किसको बनाता है? अपना प्रधानमंत्री तो गीजो को बनाता है। गीजो एक प्रतिक्रियावादी था। क्या था तो गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करना चाहता था गीजो, जिसके कारण गरीबी, भूखमरी और महंगाई जनता के पेरिस के क्या हुआ। देखिए जो गीजो था वो किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करना चाहता था, जिसके कारण क्या हुआ कि गरीबी और भूखमरी चारों ओर हो गई। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आ गई, जिससे जनता ने परेशान होकर पेरिस के थ्रिस में 22 फरवरी 1848 को एक मीटिंग बुलाता है। जनता क्या करती है भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान होकर 22 फरवरी 1848 को एक मीटिंग बुलाती है।
और लुई फिलिप के खिलाफ आंदोलन का प्लान क्या रहता है, क्या कहता है कि लुई फिलिप के खिलाफ आंदोलन का प्लान बनाया जाता है। और 26 फरवरी 2 दिन बाद ही 26 फरवरी 1848 को पूरा जनता आंदोलन करते हैं। पूरा जनता क्या करती है, तो आंदोलन करने लगती है और लुई फिलिप को भगा देती है। क्या करती है कि लुई फिलिप को इंग्लैंड छोड़ फ्रांस छोड़कर भागना पड़ता है। देखिए उसके बाद यहाँ पर और लिखा हुआ है, अब नहीं है। देखिए उसके बाद क्या है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुआ। 1848 में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम जो हुए थे, परिणाम को हम लोग देख रहे हैं, वो कारण था। देखिए पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ। पहला क्या हुआ, जो पुराने व्यवस्था जितने थे वो सभी अंत हो गए। उसके बाद दूसरा एक द्वितीय गणराज्य की स्थापना, यानी दूसरे बार फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई। लुई नेपोलियन 3 ने, यानी लुई नेपोलियन 3 क्या बना, फ्रांस का राजा बना। लुई नेपोलियन 3 बना। तो ये हम लोग क्या किए, फ्रांस को हम लोग आज़ाद करा दिए, राजशाही से लोकतंत्र बना दिए। इस वीडियो में क्या किया हम लोग, देखिए क्या क्या देख लिए, फ्रांस के बारे में समझ लिए, मेटरनी के बारे में समझ लिए, वियना सम्मेलन, उपलब्धियाँ उसके बारे में हम लोग ये सब समझ गए। देखिए पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये सब पीडीएफ आप लोग को ऐसा ही नहीं दिया जाएगा, बहुत अच्छे से एडिट करके दिया जाएगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए ये हम लोग फ्रांस के क्रांति के बारे में हम लोग समझ गए इस वीडियो में। और अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखिए यह सब हम लोग देख ले इटली के। देखिए इटली के क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। अगले वीडियो में इटली के बारे में हम लोग सभी जानेंगे। इटली के एकीकरण के सहायक तत्व, बाधक तत्व, ये सब हम लोग जानेंगे। इटली के कौन कौन मिलकर आज़ाद कराए थे। देखिए मेजेनी था, और ये काउंट काबूर, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा।